हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम बैक टू रैंकर जे। दिस इज सौरभ फ्रॉम IIT BHU। एंड गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी जर्नी भी शेयर करूंगा, साथ ही साथ मैं ये भी बताऊंगा कि आप IIT के लिए क्यों अभी से प्रिपरेशन करने के लिए लग जाइए। अब देखो, हमारे मन में एक बड़ी टेंडेंसी रहती है कि IIT के लिए क्या कोई स्ट्रेटजी है या IIT में जाने के लिए हमारे पास क्या कोई मूल मंत्र है। तो अब इस वीडियो को अगर आप पूरा ध्यान से देखेंगे तो मैं आपके सामने ऐसी रूपरेखा तैयार करने वाला हूं जिससे एक मीडियम से मीडियम बच्चा भी IIT के लिए एक सीट सिक्योर कर सकता है। लेकिन आपका समस्या क्या है कि आप इस वीडियो को ना मजे के लिए देख रहे हो। आप इस वीडियो को ऐसे देखो कि यही आपकी लास्ट एम्पैथी है कि इस वीडियो के बाद मैं वही काम करूंगा जो इस वीडियो के अंदर बताई गई है। आप पहले क्रेडिबिलिटी जान लो। मैं IIT निकाला, IIT से पढ़ा। पिछले 5-6 साल से कितने लोग मेरे साथ रह के IIT निकाल रहे हैं। हमारी ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग को आप भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मैं IIT नहीं निकाला हूँ और मैं आपको IIT निकालने की सलाह दे रहा हूँ। मैं IIT निकाला हूँ, पढ़ा हूँ और मेरे साथ हजारों बच्चे IIT निकाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए एक ऑथेंटिक भी है, एक रिलायबल भी है, और आप इस वीडियो को देखने के बाद खुद से जज कर सकते हैं कि इस वीडियो के अंदर कितनी महत्वपूर्ण बातें आपको बताई गई हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ट्रैप ऑफ जेई मेन क्या होता है। जो मैं कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं उसको समझिएगा। दिस इज ट्रैप ऑफ जेई मेन। ये क्या है? देखो, जेई मेन एक ऐसा बेसिक एग्जाम है यार जिसके लिए पूरी दुनिया लड़ाई करती है, और इस लड़ाई के दौरान जो बच्चे टैलेंटेड होते हैं या जो बच्चे थोड़े से सोचने वाले होते हैं वो इस ट्रैप को पार करके एडवांस में निकल जाते हैं। जो जेई मेन का एग्जाम होता है, पहले इनको आप समझने की कोशिश करो कि अगर आपका जेई मेन में मोर देन 97 परसेंटाइल आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, मोर देन 97 परसेंटाइल पे यू आर सिक्योर्ड, और आपको यहां पर क्या होता है कि NITs कॉलेज आपको मिल जाते हैं, आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करो। तो अब समस्या यह है कि सौरभ भाई, अगर 97 परसेंटाइल आ जाता है तो जो मैक्सिमम ऑडियंस है उसमें से कुछ चुनिंदा बच्चे तो इस बात को समझ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो सेकेंड अटेम्प्ट की तैयारी करते हैं जेई मेन की। वो ये भूल जाते हैं कि जेई मेन का एग्जाम टैलेंट के बेस पर नहीं दिया जाता है। जेई मेन के एग्जाम में आपकी टेम्परामेंट कैसी है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपका टाइम मैनेजमेंट कैसा है, आपको रटने वाली चीजें कितनी याद है, इतने सारे तरीके के पैरामीटर के बाद एक बच्चा 99 टू 100 परसेंटाइल का स्कोर करता है। अब जरूरी नहीं है यार कि जो बच्चा एडवांस में 1000 रैंक लाने की ताकत रखता है वो जेई मेन जैसे एग्जाम में भी 100 परसेंटाइल ला देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको ये गैप समझना पड़ेगा। एडवांस के एग्जाम में आपको अपनी जीनियसनेस दिखानी है, अपनी क्रिएटिव थिंकिंग दिखानी है, और जेई मेन के एग्जाम में आपको अपनी रटी हुई विद्या का पूरा एनालिसिस दिखाना है। अब सबसे पहले मैं 97 परसेंटाइल पाया हूं या कितना पाया हूं वो कैसे चेक करें? तो आप रैंकर्स जाओ, गूगल पर जाओ, www.myrankers.com लिख दो और यहां पर आके रैंक प्रेडिक्टर पर क्लिक कर दो। ये रैंक प्रेडिक्टर आपको सारे रैंक प्रेडिक्टर से, इतना मैं दावा कर सकता हूं, एक्यूरेट बताने की गारंटी लेता है। यहां पर अपना आप नंबर डालो, मोबाइल नंबर डालो, ऑथेंटिकेट करो, एग्जाम डेट डालो, स्लॉट डालो, आपका जो भी रैंक होगा वो प्रेडिक्ट होके आ जाएगा। अगर आपका रैंक दोस्तों 95 से लेके 97 परसेंटाइल के नीचे है तो आप क्या करोगे, फिर से जेई मेन की तैयारी करोगे। और अगर आपका 97 परसेंटाइल से ऊपर बन रहा है इस प्रेडिक्टर में भी, तो आप तुरंत एडवांस्ड की तैयारी करने बैठ जाओगे। अब मैं एडवांस्ड की तैयारी के लिए आपको वो स्टेप बताऊंगा जो मैंने फॉलो किया था। मैं भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि मेरे रैंक में बहुत प्रोग्रेस था, मेरा जेई मेन बहुत अच्छा गया था, नहीं, मैं भी आपकी तरह एवरेज था। 12th में पढ़ाई किया, जेई एडवांस नहीं निकला, जेई मेन में 122 नंबर आया। फिर मैंने 1 साल ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद मैंने 12th में एडवांस क्वालिफाई तक नहीं किया था, और 2000 ईयर नहीं मुझे याद है, उसमें हम लोग ऑफलाइन पेपर दिया करते थे। एडवांस में बैठा, पहली बार बैठा, सेकेंड बार बैठा तो एडवांस में 4232 रैंक भी लाया, 667 OBC रैंक थी। तो 4000 रैंक के लिए मैं आपको तो गाइड कर ही सकता हूँ, और अंडर 5000 रैंक एक बहुत अच्छा रैंक है हम जैसे बच्चों के लिए। यार देखो, हर बच्चा अंडर 1, 2 के लिए नहीं होता है। अगर आप एडवांस में, मैं अपने आप को समझता हूं कि यार जिस बच्चे का जेई मेन में 122 नंबर आया था
वो बच्चा अगर जेईई मेन से 122 से उठ के एडवांस में फोड़ सकता है तो आप भी तो फोड़ सकते हो मेरे भाई। आपके पास भी तो पोटेंशियल है ना कि आप भी फोड़ सकते हो ना। तो इसी फोड़ने के लिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो कंप्लीट देखो। अब आ जाओ वीडियो के वापस पे। आपके पास कितने महीने बचे हैं ध्यान से, पहले रैंक प्रेडिक्ट कर लो जाके। प्रेडिक्ट करने के बाद लिख देना कमेंट सेक्शन में, मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी आपकी कि हाँ चलो ये बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब देखो फेब से लेके मार्च, मार्च से लेके अप्रैल और अप्रैल से लेके मई, आपके पास ये पूरा का पूरा 1 महीना इधर हो गया, 1 महीना इधर हो गया, तो ये 2 महीने हो गए। और मान लो कि ये 1 महीना इसको भी मान लो, तो मोटा मोटा अगर समझो तो आपके पास 2.5 महीने हैं, मोटे मोटे तौर पे 2.5 महीने आपके पास है। ठीक है, मान के चलूं मैं तो 70 दिन ओवरऑल, 17 डेज में मान लेता हूं, क्योंकि बहुत सारे दिन ऐसा भी होगा जिस दिन आप डिमोटिवेटेड रहोगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा या कहीं जाओगे, तो मैं मान लेता हूं 70 दिन आपके पास हैं टोटल। अब 70 दिन में आपको क्या करना है एडवांस के लिए वो समझो। देखो एडवांस का जो एग्जाम होता है सबसे पहले उसमें समझिए, एडवांस्ड के एग्जाम में आपका रैंक निकालना इजी होता है एज कंपेयर टू जेईई मेन। तो अगर मैं एक मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो एडवांस्ड का एग्जाम जो होता है वो इजियर होता है जेईई मेन के एग्जाम पे। अब आप बोलोगे कि सौरभ भाई ये किस एस्पेक्ट पर होता है? ये इस एस्पेक्ट पर नहीं होता कि क्वेश्चन इजी होते हैं, नहीं, क्वेश्चन तो एडवांस के होते हैं, बट यहां पर जो सीट एक्वायर करना होता है वो काफी इजी होता है। आपको सिंपली ये समझना पड़ता है कि एडवांस्ड के एग्जाम में आपको जो टाइम मिलता है वो टाइम भरपूर मिलता है। ठीक है, जब टाइम आपका भरपूर मिलेगा तो आप किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे से थिंक करके आराम से लगा सकते हैं। तीसरी चीज, एडवांस्ड के एग्जाम में आपको सबसे ज्यादा दिमाग कहां लगाना है? वेरिएबल वाली चीजों पर। अगर मैं फिजिक्स के लिए बात करूं, आपको कंप्रहेंशन टाइप के सवाल आने चाहिए, आपको आना चाहिए पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन, आपको आना चाहिए लॉजिकल थिंकिंग वाले सवाल। तो इन सारी चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। वो स्ट्रेटजी क्या है आइए उसको समझने की इसी में कोशिश करते हैं। देखो अगर मैं एडवांस्ड को यहां पर प्लॉट कर दूं, ठीक है, एडवांस्ड एग्जाम यहां पर प्लॉट कर दूं, तो सबसे बड़ी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी कि किसी भी मैदान में जाने से पहले आपको अपना दुश्मन समझना है। और आपका दुश्मन अगर एडवांस्ड है तो एडवांस के पास क्या क्या गुणवत्ता है? सबसे पहली बात, एडवांस का जो पैटर्न होता है दोस्तों वो कभी भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर पैटर्न नो लिख दो, यानी कोई पैटर्न नहीं है इसके अंदर, फिक्स पैटर्न नहीं है। दूसरी चीज क्या हो गया कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल केवल 20% आते हैं, जैसे फॉर्मूला बेसिस पे हो गया या कुछ कॉन्सेप्ट हो गया, केवल 20% आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाएंगे। तीसरी चीज क्या हो गई? इन डेप्थ नॉलेज आपको रखना पड़ेगा, चाहे जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको इन डेप्थ नॉलेज आना चाहिए, प्लस लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स आने चाहिए। अब मैं क्यों कह रहा हूं लॉट्स ऑफ मैथमेटिक्स? दिस इज नॉट मैथमेटिक्स, दिस इज एब्सोल्युटली अ बेसिक मैथमेटिक्स, बिकॉज इन ईच प्रॉब्लम, चाहे वो केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, मैथ हो, यू आर गोइंग टू फेस लॉट ऑफ डिफरेंशिएशंस, लॉट ऑफ इंटीग्रेशंस, लॉट ऑफ अप्रोक्सीमेशंस। तो अगर आपको बेसिक मैथ्स नहीं आती है तो सबसे पहले एडवांस में क्या करना चाहिए, जो मैंने किया वही आपको बता रहा हूं, इसलिए ध्यान से समझो। हम पहले एडवांस हमारा दुश्मन है, इसकी काबिलियत को समझते हैं, इसकी कमजोरियों को भी देखेंगे। पहले हम लोग क्या कर रहे हैं ना, एडवांस के स्ट्रेंथ को हम समझ रहे हैं। एडवांस हमारा दुश्मन है, इसको हमको बीट करना है, सबसे पहले हम इसके स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं। क्या स्ट्रेंथ है? नो पैटर्न, 20% केवल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आते हैं, इन डेप्थ नॉलेज होने चाहिए, लॉट्स ऑफ मैथ आने चाहिए, वो भी बेसिक मैथ। और समस्या यह है कि सबसे ज्यादा जो इसमें पूछा जाता है वो होता है, अगर मैं केमिस्ट्री के बारे में बात करूं तो साल्ट एनालिसिस, ये वाला पार्ट, सॉल्ट एनालिसिस प्लस प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबसे ज्यादा जो लेबोरेटरीज वाले सवाल होते हैं, इंक्लूडिंग, दिस इज नॉट फॉर केमिस्ट्री ओनली। अगर आप मैथ में भी देखोगे, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यहां पर लैब और डे टू डे ऑब्जर्वेशन वाले सवाल ज्यादा आते हैं। तो जब लैब से रिलेटेड है या डे टू डे ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड होता है तो बहुत सारे बच्चे ऐसे पर्टिकुलर एस्पेक्ट को डील करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। अब अगर हम जेईई एडवांस के ऊपर इसकी वीकनेस को भी एक बार समझ लेते हैं, फिर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। ये देखिए, ये हम लोग वीकनेस इसके लिख रहे हैं कि इसके अंदर कमियां क्या क्या हैं।
एडवांस्ड के अंदर क्या है, पहले तो देखो लो कंपटीशन है, सबसे बड़ी बात कि इनको मारने के लिए लोग लाइन नहीं लगाए हैं। जैसे ये है ना कि इसको खरीदने के लिए लोग लाइन नहीं लगाए हैं, इतना पॉपुलर नहीं, क्योंकि लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो लो कंपटीशन समझ लीजिए। दूसरी चीज है कि ये बेचारा एक मैट्रिक्स में फंस जाता है और एक फंस जाता है कंप्रहेंशन में। तो अगर आप एडवांस के कभी किसी पेपर को देखेंगे ना, तो मैट्रिक्स और कंप्रहेंशन क्या होते हैं, एकदम इजी पीजी होते हैं, नंबर देने वाले होते हैं। तीसरी चीजें हैं कि जो भी एडवांस्ड का पेपर आता है उनके अंदर कैलकुलेशन पार्ट ना के बराबर समझ लो, या तो बहुत कम होता है, लॉजिकल पार्ट ज्यादा होता है। तो इसका मतलब अगर आप बच्चे हो और आप एडवांस की तैयारी कर रहे हो, आपका कैलकुलेशन उतना मजबूत नहीं है, बेसिक चीजें आपको आती हैं, आप सोच के आगे चीजों को कर सकते हो, सोच के आगे बढ़ सकते हो, तो आप एडवांस यहां पर आराम से निकाल लोगे। तीसरी चीज क्या है कि अगर हम अर्ली स्टार्ट कर दें, अर्ली स्टार्ट जैसे मैं आज बोल रहा हूं कि आज से स्टार्ट कर दो और एडवांस के लिए प्रॉपर प्रॉब्लम्स लगाओ, प्रॉपर स्ट्रेटजी जो मैं डिप्लॉय करूंगा उसको लगाओ, तो आप इजिली एडवांस को बीट कर सकते हैं, इजिली बीट कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है कि टाइम इतना ज्यादा है कि आपको टाइम मैनेजमेंट जैसा शब्द यूज नहीं करना है, टाइम बहुत है, एडवांस के सवाल में टाइम बहुत है। तीसरी चीज क्या है, ओनली 30 to 40% मार्क्स नीडेड आउट ऑफ 100% कि आपको एक सीट मिल जाए। केवल भैया इधर सुनो ध्यान से मेरी बात, 30 से 40% नंबर में आपको एडवांस मिल जाएगा। तो अब हमने वीकनेस समझ ली एडवांस की, अब हमने समझ लिया एडवांस का स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है। अब चलो स्ट्रेटजी पे आ जाते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको इन 70 दिन का एक लिस्ट बनाना होगा। इन 17 डेज में सबसे पहली स्ट्रेटजी आपकी क्या रहेगी, योर स्ट्रेटजी विल बी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को मैं कौन कौन से चैप्टर्स को यहां पर करूंगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, प्लीज गाइस ध्यान से सुनिएगा, प्लीज एवरीवन, 12th का पार्ट इज सुपर इंपॉर्टेंट इन एडवांस। याद रखिएगा पिछली बार 35 नंबर, यानी अगर मैं एडवांस 2023 की बात करता हूं, एडवांस 2023 की बात करता हूं, तो 35 नंबर का करंट इलेक्ट्रिसिटी अकेले पूछा था। तो समझ सकते हो कि 12th पार्ट कितना स्ट्रांग है। तो 12th पार्ट के अंदर आपको फोकस ज्यादा रखना है, खास करके इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर, मॉडर्न फिजिक्स, ये सब इसके चुनिंदा टॉपिक है। सेम फॉर केमिस्ट्री एंड सेम फॉर मैथ। तो 12th का टॉपिक ज्यादा रखो, 11th के टाइप टॉपिक को तुम कुछ नेग्लेक्ट कर सकते हो। अब बच्चे जो छोड़ते हैं उसको ध्यान दो, आपको कम से कम 5 से 7 दिन तक डेली जितने भी बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या कि जैसे अगर अप्रोक्सीमेशन करना है तो कॉस को क्या लूंगा, टेन को क्या लूंगा, साइन को क्या लूंगा, पैरेक्सियल मेथड्स क्या है, कैसे इंटीग्रेशन, डबल इंटीग्रेशन क्या है, डबल डिफरेंशिएशन क्या है, मैक्सिमा मिनिमा, कहां पर ग्लोबल मैक्सिमा, कहां पर ग्लोबल मिनिमा आएगा, इतने तरीके की चीजें जितनी भी हैं वो आपको आना चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि एडवांस के अंदर आप इन सब के बिना भी कूद के नंबर ला लेंगे तो इम्पॉसिबल है। तो अगर आपके पास बेसिक मैथ का स्ट्रेंथ नहीं है तो हम आपको हमेशा गाइड करते हैं, इस बार भी हम गाइड करेंगे। आपकी मंडे से रैंकर जेईई एडवांस पर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम बेसिक मैथमेटिक्स ही आपको पढ़ा देंगे। जिनको नहीं पता, रैंकर जेईई एडवांस आपके लिए एक फ्री यूट्यूब चैनल है। जो बच्चे नहीं सब्सक्राइब किए हैं वो जाइए यूट्यूब पर लिखिए रैंकर जेईई एडवांस, आपको मिल जाएगा। डेली आपको बच्चों 3 वीडियो जहां पर मिलेंगे, एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की, एक मैथमेटिक्स की, सो दैट हम आपकी जर्नी का एक सदस्य बन सके। रैंकर जेईई एडवांस पिछले 1-2 सालों से आपको हमेशा कुछ ना कुछ कराया है। पिछले साल अगर आप देखेंगे 2023 में जो जो टॉपिक्स बताए गए थे रिडॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ओ ब्लॉक से, वो सारे आए हैं। साथ ही साथ में जो क्वेश्चंस हम बताते हैं, जो एरर पे ट्रैप आता है या जिस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर इजिली समझाई और बताई जाती हैं, सो दैट आपका मन हमेशा लगा रहे। तो मैं जो आपको बताया, पिछली बार भी मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि कैसे आप 2023 में अंडर 5000 रैंक ला सकते हो 70 दिनों में, 1 महीने के अंदर। वो सेम स्ट्रेटजी मैं यहां भी कॉपी कर रहा हूं। मैं कोई नई चीज नहीं बताऊं, क्योंकि पिछली बार हमारे बच्चे निकाले थे रैंक, इस बार भी हमारे आप सारे बच्चे निकालोगे, और इस बार तो और मेहनत किया जाएगा कि आपका 5000 रैंक कैसे हम 70 दिनों में ला दें। और 5000 रैंक लाने से पहले आपको बेसिक मेरी बातें सुननी पड़ेंगी। देखो, हवा में बात करोगे कुछ नहीं हो पाएगा। ये जो स्वॉट एनालिसिस है वो कोई यूट्यूब चैनल पे अगर आपको मिल जाए तो करना, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ पर वीक कुछ और लिख दिया है क्या? ओके, ठीक है, मैं अभी देखा जब स्लाइड चेंज हो रहा था तब, ठीक है। ये हो गया हफ्ते वाला, ठीक है, ये कमजोर वाला ये हो गया।
तो जल्दी जल्दी फ्लो में निकल जाता है। अच्छा, एक चीज मेरे ध्यान से आप लोग समझना, जब मैंने आपको स्वॉट एनालिसिस कराया तो अब मेरा काम होता है कि आपको एकदम बेसिक चीजें बताना कि बच्चों क्या करना है। देखो, तुम सब में एडवांस निकालने की काबिलियत है, एक बार कमेंट में लिखना अगर सच में चाहते हो कि सौरभ भाई मैं एडवांस निकालूं। मैं नहीं चाहता हूं कोई बच्चा भटके, तो 5 से 7 दिन रगड़ के बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ो। नहीं पढ़ोगे यूट्यूब पे पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं है। अब उसके बाद क्या करना है, जितने भी लैब वाले सवाल हैं लैब मैनुअल रख लो। लैब मैनुअल के अंदर क्या क्या है, जैसे आपके पास क्या वर्नियर, स्क्रू गाज है, सोनोमीटर, जितने तरीके के लैब मैनुअल हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में भी कुछ लैब मैनुअल्स आते हैं रिगार्डिंग सर्ट्स वगैरह। तो आपको क्या करना है, इन सारी चीजों का काला चिट्ठा रखना है। बाकी हम तो सब कराएंगे देखो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पास ये सारी चीजें हों। अब आ जाते हैं थर्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ एनालिसिस पे कि क्या चीजें हैं, कैसे हैं। देखो, अगर मैं बच्चों फिजिक्स की बात करता हूं, सबसे पहले मैं फिजिक्स से स्टार्ट करता हूं क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता भी हूं तो मुझे फिजिक्स में मजा आता है, तो फिजिक्स की बात करता हूं। अब हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट यह है कि फिजिक्स में हम केवल 30 to 40% मार्क्स पा जाए। तो अब फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम यहां पर जो 12th का पार्ट है, हमारा 12th का पार्ट, उसको 80% करके जाएं एग्जाम के लिए, एडवांस के लिए, और 11th का पार्ट हम 60% भी करेंगे तो काम हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के हमें क्या करना है, 12th पर ज्यादा फोकस करना है, 11th पर थोड़ा कम फोकस करना है, लेकिन करना इस पे भी है। और स्ट्रेटजी क्या रहेगी, स्ट्रेटजी क्या रहेगी हमारी पढ़ने की, जब भी हम फिजिक्स को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमारे पास हर चैप्टर का नाम होना चाहिए। जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नेम। अब इस चैप्टर के नेम के साथ आपको क्या एसोसिएट करना है, इस चैप्टर के अंदर पहले तो जितने भी सवाल जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, PYQs हमारे पूरे के पूरे लगे होने चाहिए। मैं बता रहा हूं सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी है PYQs। ठीक, अब किताबें उताबें बाद में, पहले सुनते जाओ। दूसरी चीज जो बच्चे कोई नहीं करता है बच्चों, मैं वो आपको बता रहा हूं, ध्यान सुन लो। SC वर्मा उठाना है और SC वर्मा का ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 निपटा जाना है। विश्वास मानिए आपका जिंदगी अमेजिंग 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 हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 SC वर्मा का मस्ट है, इसको कर डाला तो लाइफ और रैंक झिंगा लाला, इतना याद रखना। तीसरी चीज है बच्चों, बहुत सारे आपको टॉपिक नए मिलेंगे, जैसे रोटेशन ऑफ मिरर या मिरर वेलोसिटी, ऐसे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जो PYQs और ऑब्जेक्टिव करने से मिलेंगे। उन टॉपिक का नाम आप लिखते जाओ और उन टॉपिक्स को या तो हमें एडवांस वाले चैनल पे कमेंट कर देना, हम बता देंगे, आपको पढ़ा देंगे, या तो आप अपने टीचर से, अपने कोचिंग से, अपने भैया भाभी दीदी जिससे भी पूछना हो पूछ के वो पढ़ना, क्योंकि एडवांस के लिए अलग अलग टॉपिक्स बहुत सारे बने हुए हैं। एंड लेकिन उसके बाद क्या है, हर संडे का आपका प्लान होना चाहिए मॉक टेस्ट। ठीक, तो क्या मैंने कोई किताब लेने को यहां पर बोली? नहीं। क्या मैंने कुछ ऐसा बोला जो आप कर नहीं पाओगे? आप सब कर लोगे। बस मैंने आपको 2 चीजें करने की बोली, बेसिक मैथ स्ट्रॉन्ग करो, ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 SC वर्मा करो, और PYQs मस्ट है। दुनिया भर में आपको 50 लोग बोलेंगे इरिडो करो, 100 लोग आपको बोलेंगे ये करो, 300 लोग बोलेंगे वो करो, वो हो नहीं पाता है, वो हो नहीं पाता है। वंस अगेन, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो देन यू कैन गो विथ इरिडो, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जाना ही क्यों है, जब हमें इतना ही करने के लिए पर्याप्त है, जाना ही क्यों है हमको। सेम गोज विथ केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री के अंदर एक अपवाद यह है कि केमिस्ट्री के अंदर जो NCERT होती है वो गाइडली प्योर नहीं है। मतलब अगर आप समझो तो वो इतना ज्यादा नहीं है कि हम उसके भरोसे बैठ के पूरा का पूरा एडवांस निकाल लें। तो मैं इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको एडवाइस करता हूं। पहले तो मैं ZLE आपको बोलता हूं कि आप ZLE जरूर लो इनऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, अब मैं स्पेलिंग वगैरह बहुत चीजें भूल गया हूं, ZLE के शायद यही होगा, पहले मैं पढ़ता था तो मुझे याद था, एक बार देख लीजिएगा आप लोग अपने हिसाब से। ठीक।
ठीक है। एक पियर्सन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने पढ़ी थी, वो आप लोग ले सकते हैं, पियर्सन की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। एक गूगल पे ही आप डालोगे साल्ट एनालिसिस की किताब आती है पियर्सन की ही, वो आप ले सकते हो, साल्ट एनालिसिस, ठीक है। और अगेन यहां पर पीवाईक्यूज मस्ट है, ठीक। मैथ के लिए मैं कोई भी आपको नया सजेशन नहीं दूंगा। मैथ के लिए मैं ऑलवेज एक ही चीज बोलता हूं कि अगर आप मैथ में अच्छा करना चाहते हो तो गो विथ ओनली पीवाईक्यूज, और अगर आपका मन करे तो गो विथ टीएमएच बुक, ठीक है। बस अब इससे ज्यादा कोई एनालिसिस आपकी काम नहीं कर सकती, कोई एनालिसिस आपका नंबर नहीं बढ़ा सकता जब तक आप मेरे इन चीजों को नहीं समझेंगे कि एडवांस का गेम समझो, एडवांस का वीकनेस समझो, एडवांस की एनालिसिस समझो और टाइम का गेम समझो। जेई मेन को मारो गोली, 97 परसेंटाइल के ऊपर है तो लग जाओ। और कसम है आपको सारे बच्चों को कि इस बार 2024 में आप मेरा मान रखने के लिए अंडर 5000 प्रॉमिस करो और उसको पूरा करो, ताकि जब आपका अंडर 5000 आए इस बार, आप इसी वीडियो के कमेंट में आके लिखो मुझे 3 महीने बाद कि सौरभ भाई आपकी कुछ बातें मानी थी। अगर एक बच्चा भी अंडर 5000 लाता है ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा विजय होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।